हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे अपने चच्चा हिटलर की। खैर, कोट वोट तो पहन रखा है इन्होंने भी, इनको भी ठंडी लग रही है आई थिंक। कोई बात नहीं, ठंडी सबको लगती है, चाहे हिटलर हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो। खैर, ओवरऑल ये क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है, नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम बात करेंगे कैसे 1914 से 1918 के बीच में एक वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसने पूरी दुनिया का सिनारियो ही चेंज कर दिया। साथ साथ हम लोग बात करेंगे जर्मनी की, पहले वीमार रिपब्लिक भी कहा जाता था इसको। तो जर्मनी में पहले क्या था कि यहाँ पर जो सरकार थी वो मोनार्कियल थी। जनरली पहले हर जगह मोनार्की ही हुआ करता था, कुछ एक पर्टिकुलर एक दो एरियाज़ को छोड़ दे तो मोनार्की को हटाया गया था बीच में। जर्मनी में भी कुछ छोटे मोटे रिवॉल्यूशंस हुए थे, और 10th में फिर आगे पढ़ोगे भी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पर क्या है कि जर्मनी के अंदर पहले मोनार्की थी, मोनार्की के बाद उसको हटाया गया। मोनार्की को हटाने के बाद होता ये है कि वहाँ एक रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना कर दी जाती है, द बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। यहाँ पर 1914 1918 दे रखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे जब हो रही थी, तो ये पहला वर्ल्ड वॉर था। और पहले वर्ल्ड वॉर में बहुत मैसिव लेवल पे लोग इंक्लूड हुए, बड़े बड़े देश इंक्लूड हुए। बात करेंगे इसकी भी इन डिटेल, बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहते हैं कि इसमें है क्या। यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये देख सकते हैं, जर्मनी का पूरा इतना बड़ा एरिया कवर अप था। 1914 की बात है। जर्मनी का जो एक इस तरीके की ये यहाँ पर लाइन दिखा रखी है, तो ओवरऑल इसको भी हम लोग देखेंगे। लैंड अंडर लीग ऑफ नेशनल कंट्रोल्स क्या है, लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल। तो जनरली बाद में चल के जर्मनी में एक पार्टी बनती है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल हुआ क्या था, और देखेंगे कैसे एक आम इंसान जो महज एक मैसेंजर का काम करता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हिटलर जो था वो एक मैसेंजर का काम करता था। मैसेंजर का मतलब वो चिट्ठी वगैरह ले जाने का काम होता था उसका, सेना वगैरह में। बट धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन के निकल जाता है। तो शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक चीज़ जो हुई है वो क्या है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड हो रही है एलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स के बीच में। और एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच में क्या है, तो एलाइड पावर्स जो थी, एलाइड पावर्स में कौन कौन था? सर्बिया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यूएस। जनरल टर्म्स में कहें तो ये वो देश थे जो जनरली उस समय चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, डेमोक्रेसी की स्थापना हो हर जगह। ये लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़्यादा तवज्जो देते थे। बाकी इनके खिलाफ में जो सेंट्रल पावर्स थी, सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? वो थे जर्मनी, जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अलावा हंगरी, हंगरी के अलावा ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर है, ये कौन है आज का? ये आज का है टर्की। आज भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान को सपोर्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है। पर पाकिस्तान तो ठहरा निकम्मा पड़ोसी। उसके कटोरे में जितने भीख देंगे वो क्या होगा, उसका मन उतना बढ़ता जाएगा, भीख मांगता जाएगा। कोई बात नहीं, हमें भीख नहीं मांगनी है ना मंगवानी है, हाँ मंगवा देंगे, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। तो बात करते हैं क्या हुआ इस टाइम पीरियड पे, कि मोनार्की थी जर्मनी में। ये मोनार्की जो है वो ख़त्म हो जाती है। मोनार्की ख़त्म होती है, कुछ सीरीज ऑफ रिवोल्यूशंस चलते हैं, वो क्लास 10th में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद से क्या है कि नेशनल असेंबली की स्थापना होती है वीमार रिपब्लिक में। वीमार रिपब्लिक जो था, यहाँ पर आपके पास है बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। यहाँ पर क्या है कि नेशनल असेंबली की स्थापना होती है। ये एक उसी तरीके का था जैसे हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ रखा है कि थर्ड स्टेट वाले लोग जो थे उन्होंने मिल करके एक नेशनल असेंबली बना दी थी। जनरली एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर जो देश है उसको चलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहले तो नेशनल असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और साथ साथ जो
कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर रखा गया, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो भाई, फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स एट वेरियस लेवल्स, यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ जो पावर है उसको अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम लोग अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ फेडरेशन है, यूनियन और फेडरेशन दोनों होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, 10th में पढ़ेंगे ये। अभी के लिए ये बस समझ लो कि फेडरेशन का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि पावर को अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया गया है। हमारे यहाँ बात की जाए तो एक सेंटर है, एक स्टेट है और नीचे लोकल गवर्नमेंट भी है। सेंटर में आजकल हमारी सरकार दिल्ली में बैठती है, मोदी जी हैं। स्टेट में हमारे यहाँ योगी जी हैं, चूँकि मैं यूपी से हूँ तो। और जो लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ये जो होता है ये होता है ज़िला परिषद। इसके अलावा जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लोग होते हैं वो ब्लॉक समिति में चुनाव करते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत होती है। तो अलग अलग लेवल पे इनको बांटा गया है। बाकी अर्बन में भी होता है, अर्बन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह होते हैं। बहरहाल, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये तो हो गया, जर्मनी में फेडरेशन बन गया, सब कुछ बढ़िया से चलने लगा, जैसे हमारी आज की सरकार चल रही है ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। पर क्या था कि यहाँ पर एक चीज़ हो रही थी, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 48 था, जो अनुच्छेद 48 था, आर्टिकल 48। इसमें एक रूल लिखा गया था कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी। अब ये तो बड़ा बवाल है भाई साहब, क्योंकि जब हमने अपने यहाँ इमरजेंसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था ना, तो समझ लो कि बहुत बवाल हुआ था, बहुत बवाल। और वो बवाल इसलिए हुआ था क्योंकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं 1950 में बना के ख़त्म कर रहे हैं, बीच में डिस्कशंस भी हुए हैं। और उसके पहले ही 1939 के आसपास या 39 में ही वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया था, जिसके पीछे जो मेन कारण था वो हिटलर का पागलपना था। और हिटलर इतने बड़े पद पे पहुंचा कैसे था? इमरजेंसी लगा लगा के। खैर, तो क्या है कि एक ये कह सकते हैं लूप होल भी है और एक स्पेशल केस भी है, जहां प्रेसिडेंट या फिर जो सुप्रीम लीडर होता है उसके पास पावर्स होती हैं कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर दे, जिसमें क्या होगा, लोगों की सारी जो उनके राइट्स हैं, ये राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। सोच लो, कोरोना में निकले थे ना बाहर, धारा 144 लगी थी और पुलिस इलाज कर रही थी, तो एक्चुअली कंडीशन वैसा हो जाएगा। बट पुलिस वाले नहीं रहेंगे, सेना वाले रहेंगे, तो समझ लो सेना की लाठी नहीं होती, सेना की गन होती है। खैर, अपने यहाँ राइट टू लाइफ है, वो कभी हटेगी नहीं। आर्टिकल 21। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में क्या था कि ये तो चल ही रहा था। बाकी इसके बाद अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, ये सब वर्ल्ड वॉर 1 के पहले हो रहा है। जो जर्मनी का अभी मैंने बताया कि मोनार्की थी, मोनार्की के बाद सीरीज़ ऑफ रेवोल्यूशंस होते हैं, फिर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होती है, इस्टेब्लिशमेंट उसका होने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 होता है, जो कि 1914 से 1918 तक होता है। अब ऐसे में 1914 से 1980 तक, 18 तक होता क्या है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था इसमें जर्मनी इन्वॉल्व था। और देखो, एक बात समझो, अगर तुम्हारे घर में खाने पीने को सामान तो है, ठीक है, खैर तुम्हारे घर में क्या क्या है वो मुझे पता नहीं, ज़्यादातर तुम लोग बाहर का ही खाते हो, कोई बात नहीं। तो जर्मनी में जो वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई वो उसमें जर्मनी भी इन्वॉल्व था। और ऐसे में क्या था कि बाकी एलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर जब चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 1 एक मैसिव लेवल का वॉर था। इसके पहले ऐसी लड़ाई कभी हुई नहीं थी दुनिया में। और इस सोचो कि 4 साल के टाइम पीरियड में, ऑलमोस्ट 4 साल, 16 मिलियन पीपल लगभग मर गए। ये तो वो आंकड़ा है जो हमें बताया जा रहा है। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं होगा। 16 मिलियन मतलब हो गया 1,60,00,000 लोग। ये बहुत बड़ा नंबर है। 1 करोड़ लाशें ऐसे आंखों के सामने इमेजिन करने पे ही लग रहा है भाई साहब क्या है ये। तो इसीलिए नाम भी तो वर्ल्ड वॉर 1 पड़ा है। खैर, आगे हम देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर जो यूएस था, यूएस ने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया। 10th में एक चैप्टर पढ़ते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें भी ये सेम चीज़ रिपीट की गई है कि यूएसए जो था इस समय फ़ायदा उठाता है। चूँकि अब रीज़न समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
कॉम्प्लेक्स ये है कि पूरी जो दुनिया है, तो इस दुनिया में मेन जो पहले पावर का सेंटर होता था वो तो होता है यूरोप। और यूरोपियंस ही जा कर के हर जगह अपना साम्राज्य फैला रखा था। यूरोपियंस ने ही, अमेरिका तो खैर 1780s के आसपास ही आज़ाद हो गया था। लेकिन जो भी बाहर के देश के जो यूरोपियन देश थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा नीदरलैंड्स था, इसके अलावा स्पेन था, पोर्टुगीज़ थे, तो इन लोगों ने पूरी दुनिया में ही अपना दबदबा बना रखा था। ऐसा पहली बार हुआ कि इनके अपने घर में ही इतना बड़ा बवाल हो गया। और सोचो, अगर बवाल तुम्हारे घर के अंदर है, एग्जाम्पल मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, बाहर का कोई व्यक्ति आकर के बाहर डांट रहा है, बोल रहा है, उल्टे सीधे कुछ भी ऐसे वैसे बोलते जा रहा है, कोई बात नहीं, तो ये लोग तो मिलके संभाल लेंगे। लेकिन अगर घर के अंदर ही इन दोनों में बवाल हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई साहब। नुकसान तो अपने ही घर का होगा। बाइक उठा करके मान के चलो एक गिलास है वो हस्बैंड के सिर पे मार दी, हस्बैंड ने क्या किया, एक थप्पड़ वाइफ को मार दिया, पर नुकसान तो घर का ही हो रहा है, बाद में इलाज तो वही कराएगा। सेम केस ऐसा ही हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो ओवरऑल ये जो उस समय की काफ़ी बड़ी बड़ी वर्ल्ड पावर्स थी यहाँ यूरोप के अंदर, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ये सभी के सभी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ऐसे में क्या हुआ कि इस वॉर के ऊपर इनका जो एक्सपेंडिचर था, जो इनका खर्चा था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर जो लोग थे उनके सामने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था। और इसी बीच में क्या हुआ, जर्मनी के अंदर जो लोग थे उनके पास जॉब की कमी आ गई, इसके अलावा खाने पीने की कमी, तो ऑब्वियस सी बात ही आएगी। वॉर में 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एक तो होता है वेपन्स के ऊपर, ठीक है, वेपन्स, बंदूक बढ़िया बन जाएगी, अरे गजब, क्या बात है, कौन सी है, जो भी हो, फायर तो करेगी ना। वेपन्स के ऊपर ज़्यादा कह सकते हैं कि खर्चा होता है। इसके अलावा ग्रेन्स के ऊपर भी खर्चा होता है, क्योंकि ग्रेन्स आपके यहाँ उग नहीं रहे हैं। अभी यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है, तो कहाँ यूक्रेन उगा पा रहा है बढ़िया से, रशिया भी बढ़िया से नहीं उगा पा रहा है, तो पूरी दुनिया में अभी गेहूँ की शॉर्टेज है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है मेडिकल सप्लाईज़ की। तो एक्चुअली में जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो इसमें इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने के बाद क्या होता है कि पूरी दुनिया के लोग इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, यानी यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। यहाँ अब चीज़ें खप रही हैं, पहले यहाँ से सामान बन के बाहर जाता था, अब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अब क्या है, सामान यहीं जा रहा है बन करके बाहर से। और एक तो इनके बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, यहाँ पे समझो सब भस्म कर रहे हैं जला के। और ये हाल केवल जर्मनी में नहीं था, ये हाल लगभग हर जगह ही था। ऐसे में पूरे के पूरे यूरोप में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। इकोनॉमिक्स का एक टर्म होता है हाइपर इन्फ्लेशन, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई, लोगों की जॉब्स थी वो जाने लगी, क्योंकि अब अपने पास कुछ ऐसा है नहीं ना, सबको ज़बरदस्ती उठा के वॉर में भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अनाज की प्रोडक्शन घट जाएगी, मार्केट पूरा का पूरा कह सकते हैं डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे में एक गबरू जवान पहलवान, एकदम मोटा हट्टा कट्टा, जो कि हिटलर बिल्कुल नहीं था, क्या तुम लोग सोचते रहते हो, खैर, तो हिटलर का राइज इसी बीच में होता है। हिटलर का जन्म जो हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहीं सेंट्रल पावर्स में भी सेंट्रल पावर्स के बीच में वो था ग्रुप में। ऑस्ट्रिया के अंदर हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में, ठीक ठाक बच्चा था। और ये स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड वॉर 1 था वहाँ पर एक मैसेंजर का काम कर रहा था। काम इसका बस यही था कि मैसेंजर मतलब मैसेजेस पहुँचाने हैं, चिट्ठी आए, चिट्ठी जाए, चिट्ठी ले जाए। तो हिटलर एक मैसेंजर का काम कर रहा था। और इसके बाद से क्या है कि उसने एक वहाँ पे जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम से पार्टी थी, उसको ज्वाइन कर लिया। बाद में जर्मन वर्कर पार्टी का नाम रीनेम हो गया और उसका नाम पड़ गया नेशनली सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में यही पार्टी बनेगी कौन सी, नाजी। बड़ा उटपटांग टाइप का नाम है, हटाओ, हमें क्या करना, हमें तो बस पढ़ना है कि नहीं। तो नाजी जर्मनी पार्टी की स्थापना हो जाती है और ये पार्टी 1932 आते आते जो जर्मनी थी उसकी लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। ऐसे में जनवरी 30, 1933 को हिटलर को
कैबिनेट के अंदर पार्टी ज्वाइन कर ही लिया था उसने, पार्टी की अपनी कैबिनेट होती है यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें हिटलर को बहुत बड़ा पद मिल गया। बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा पद मिल गया, हाईएस्ट। और जैसे ही बंदे के हाथ में पावर आई, बंदे ने अपनी खाली करतूतों के कारनामे खोलने शुरू कर दिए। यानी कि हिटलर अब जाके हिटलर बनेगा। जो हम लोग आजकल लोगों को एक कह सकते हैं कि उपाधि देते हैं ना, हिटलर हो, तो हिटलर अब तक हिटलर था नहीं। हिटलर बना है कब, 1933 से, जब उसको हाईएस्ट पोस्ट मिल गई उसके पार्टी में, नाज़ी जर्मनी वाले पार्टी में, तब उसने जो है अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। लोगों के राइट्स जो डेमोक्रेसी में दिए गए थे, जिससे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी बीच में, पहले तो उसने डेमोक्रेटिक राइट्स को सस्पेंड करना शुरू किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, ये मैंने 9th में पढ़ा रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में है, कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो खैर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस, असेंबली, इन सब चीज़ों को उसने सस्पेंड करना शुरू कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी नहीं होगी, कहीं भी असेंबली करने की आज़ादी नहीं होगी, इकट्ठा नहीं हो सकते। बाकी उसने एक और काम करना शुरू किया, कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटी यानी समुदायों को, अलग अलग समुदाय, उसका अपना जो समुदाय था उसको छोड़ करके बाकी कुछ थे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो आजकल इजरायली लोग हैं ना, जिनको जीविश बोला जाता है, ज्यूज़ को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप समझते हो, एक ऐसा एरिया जो पूरी सोसाइटी से अलग बना के रखा जाए, फैक्ट्री टाइप का बनाया जाएगा और उसमें सबको बंद करके रखेंगे। सीधा सीधा कह लो कि एकदम काला पानी की सज़ा है उसमें, उससे भी खतरनाक। और साहब बड़े उटपटांग हरकतें करते थे। पता है क्या क्या करता था, किसी के हाथ काट के पैर में जुड़वा देता था, किसी का कहता था लंग्स बाहर निकाल के रख दो, देखो कितना जिंदा हो रहा है। तो अजीब व गरीब टाइप के एक्सपेरिमेंट कराना शुरू कर दिया इसने लोगों ने। और धीरे धीरे करके ये जो था हिटलर, वो उसने जर्मनी को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेल दिया। और पूरी तरीके से जर्मनी जो था, नाज़ी जर्मनी, यानी कि अब तो नाज़ी पार्टी के कंट्रोल में ही आ गया पूरा जर्मनी, तो पूरी तरीके से ये एक नाज़िज़म जो उसने था उसको बढ़ावा दे दिया। हिटलर बन गया डिक्टेटर, तानाशाह। खैर, अब तक का सबसे बड़ा तानाशाह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बंदे ने World War II करा दिया है, सोचो। खैर, तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। इसके बाद से 1939 में जा कर के World War II शुरू हो जाता है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हिटलर की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आए थे। उनमें से एक ये था कि देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि ये जब World War II हो रही है, यानी World War II जो हो रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1939 से लेकर के 1945। जापान के ऊपर बॉम्ब गिरेगा, 45 में शांत हो जाएंगे सब के सब, एटम बम। तो ये मैंने क्यों कहा, वो इसलिए क्योंकि जो हिटलर था, इसी की देन है कि जो इसने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया था, ब्रिटेन के ऊपर जो इसने हमला किया, उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी ही तो था। तो हिटलर ने जब हमला किया ना, तो उस समय इंडियंस को एक मौका मिल गया। यहाँ पर यूरोप है, इंडिया यहाँ पे है, तो यूरोपियंस तो यहाँ पर पूरा ध्यान बैठाए थे। इंडिया में बवाल तो वैसे धीरे धीरे चल ही रहा था, बाकी यूरोपियंस का ध्यान अफ्रीका में भी था। पर हिटलर ने जैसे ही इनके ऊपर, इनके घर में हमला कर दिया, वैसे ही इनका ध्यान यहाँ से हट गया और ये लोग अपने घर बचाने के चक्कर में गए। तो हमको एक मौका मिल गया राइज करने का। और इसी के बाद से तो हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब वो अपनी तैयारी तेज़ कर देंगे और गांधी जी 1942 में लॉन्च कर देंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सब चीज़ें हम लोग इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।